फॉरेंसिक फाइल में आज आपके सामने एक ऐसा केस खुलेगा जिसकी जांच में पुलिस खुद आरोपों में फंस गई। यहां तक कि खुद आईजी और एसपी जैसे बड़े पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लिए गए। आज आपके सामने होगा शिमला के एक बेहद चर्चित केस का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। एक बच्ची से रेप और मर्डर के इस केस में जियो मैपिंग के जरिए कैसे गुनहगार का पीछा किया गया। 250 से ज्यादा लोगों के डीएनए टेस्ट के बाद किस तरह अदृश्य हत्यारे का पता लगाया गया और 2000 लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद कैसे केस का सबसे बड़ा क्लू मिला। ये पूरी जांच आपके सामने होगी और इस फॉरेंसिक पड़ताल में आपके साथ होंगे एबीपी न्यूज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय। फॉरेंसिक जांच में क्राइम के हर तथ्य, हर कड़ी की पड़ताल की जाती है और ये पड़ताल तब तक जारी रहती है जब तक कि सही अपराधी पकड़ा ना जाए। शिमला का केस भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस केस को वहां की पुलिस ने इतना पेचीदा बना दिया कि सही अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। घटना शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे की है। शहर से दूर इन खामोश और खूबसूरत वादियों में गुड़िया नाम की बच्ची का परिवार रहता था। 10वीं की छात्रा गुड़िया इलाके के ही एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, लेकिन एक रोज गुड़िया स्कूल गई तो वापस नहीं आई। स्कूल की छुट्टी के बाद गुड़िया को सीधे घर लौटना था, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद वो ना जाने कहां लापता हो गई। गुड़िया स्कूल से कहां गई, किसके साथ गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। जंगल पहाड़ियों में घंटों खोजबीन होती रही। कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन गुड़िया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चल पाता, एक दिन बाद जंगल झाड़ियों के बीच गुड़िया का शव मिला। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। चलिए वल्लर हटाइए इनको, चलिए चले पीछे हटिए। जैन सर। हाँ भाई रामपाल, क्या सिचुएशन है? सर, इस बच्ची के बदन पर कपड़े नहीं थे और रेप के बाद हत्या की। ठीक है, तुम आगे कार्रवाई करो। जी सर। 16 साल की गुड़िया से हुई दरिंदगी दिल दहला देने वाली थी। घटना की खबर जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इलाके में हंगामा मचा था, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला शख्स कौन है, कहां छुपा है। दबाव बढ़ता देख जांच के लिए आईजी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एसआईटी बनते ही पुलिस इंक्वायरी में तेजी आ गई और एसआईटी ने सिर्फ 55 घंटे में ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर केस को सॉल्व करने का दावा कर दिया। बलात्कार और हत्या के 6 आरोपी पुलिस हिरासत में थे, लेकिन इन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ कौन से सबूत पाए गए, ये साफ नहीं था। पुलिस वालों पर यह आरोप लग रहे थे कि उन्होंने असल अपराधी को गिरफ्तार करने के बदले बेकसूर लोगों को पकड़ लिया है। तमाम शक सवालों पर पुलिस खामोश थी। ये शक और गहरा हो गया जब हिरासत में लिए गए एक आरोपी की अचानक हत्या हो गई। पुलिस जब खुद सवालों के घेरे में हो तो इन्वेस्टिगेशन और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सीधा आरोप पुलिस के ऊपर एक आरोपी की हत्या का था। सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तो इस केस की जांच सीबीआई को दी गई और उसके बाद केस को दोबारा खोला गया। सर, पुलिस रिमांड में जो 6 आरोपी थे, उनमें से एक की मौत काफी डाउटफुल है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। पुलिस इंक्वायरी पर सवाल उड़ रहे हैं और पुलिस की जांच में कई लूपहोल्स भी हैं। पुलिस कस्टडी में
एक आरोपी की मौत कैसे और क्यों हुई, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। इस केस में जो भी जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ FIR कीजिए और सबको अरेस्ट कीजिए। हिरासत में एक आरोपी की हत्या के आरोप में सीबीआई ने आईजी और एसपी समेत 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये सवाल अब भी कायम था कि पुलिस ने बच्ची से रेप और मर्डर केस में 6 लोगों को किस एविडेंस पर गिरफ्तार किया था। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी क्या थी? क्या पुलिस सच्चाई को छुपा रही थी? जांच के घेरे में पुलिस वाले भी थे। आपके मुताबिक 6 अक्यूज्ड हैं। आपकी इंक्वायरी में क्या निकला? वो बच्ची स्कूल से वापस आ रही थी। एक आरोपी ने बच्ची को लिफ्ट देकर गाड़ी में बैठाया और वो बच्ची को जंगल की ओर ले गया और वहाँ कुछ 6 लोगों ने उसके साथ रेप किया और फिर मर्डर कर दिया। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग सर इस इलाके में मजदूरी करते हैं। इनको शराब की और ड्रग्स की लत भी है। और क्या पता चला? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बच्ची को गला घोंटकर और नाक दबाकर मारा है। और हमने जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने एडमिट किया है कि ये क्राइम उन्हीं लोगों ने किया है। आपने जिन 6 एक्यूज को पकड़ा उनमें से एक की हत्या लॉकअप में कैसे हो गई? क्या वो आपके टॉर्चर की वजह से मरा या कोई और बात है? नहीं, लॉकअप में आरोपियों के बीच में झगड़ा हो गया था और एक आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या कर दी। यही तो सवाल है, उस वक्त पुलिस कहाँ पर थी? एक आरोपी की लॉकअप में हत्या हो जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे? पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस के पास ना तो कोई ठोस एविडेंस था और ना ही कोई गवाह। जांचकर्ताओं ने इस केस को नए सिरे से समझना शुरू किया। 4 जुलाई को हत्या हुई, 6 जुलाई को बच्ची का शव यहाँ पड़ा मिला था। सर बॉडी 2 दिन तक यहाँ पड़ी रही और ताज्जुब की बात है कि किसी ने देखा तक नहीं और अक्सर लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। सर एक बात और, पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें से एक का घर यहीं पास में है, फिर वो जानबूझकर डेड बॉडी को अपने घर के पास क्यों फेंकेगा? और हत्या करने के बाद आरोपी इस इलाके से भागा क्यों नहीं, ये भी डाउटफुल है। सीन ऑफ क्राइम से शराब की बोतल और गुटखे का खाली पाउच मिला। जांचकर्ताओं को सीन ऑफ क्राइम से खून के धब्बे और पांव के निशान भी मिले। ये तमाम एविडेंस जांच में अहम साबित होने वाले थे। बॉटल भी खोली होगी और इससे शराब भी पी होगी, तो हम इस बॉटल के ओपनिंग टिप से डीएनए के ट्रेसेस मिल सकते हैं। आई गेस इसमें सलाइवा के ट्रेसेस भी ज़रूर होने चाहिए। देखो कोई भी आसपास छूटना नहीं चाहिए। शराब की खाली बोतल के ढक्कन से जांचकर्ताओं को डीएनए का सैंपल मिल गया। इस सैंपल से वो अहम जानकारी मिलने वाली थी जिसने जांच का रुख मोड़ दिया। जिस केस का आप रेफर कर रहे हैं उसमें अगर ब्लड एंड सलाइवा दोनों हैं, ये बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं फॉर फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उन सेल से डीएनए को आइसोलेट किया जा सकता है और उससे हम लोग इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑफ द पर्सन हु हैज़ आइदर कमिटेड द ऑफेंस या फिर जो सस्पेक्ट है उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मिस मीनू, दीक्षा, कम। बच्चे की बॉडी पर दांतों के निशान मिले हैं और दांतों के निशान के साथ सलाइवा का सैंपल भी मिला है। हम यहाँ से डीएनए सैंपल ले सकते हैं। बॉडी से मिला डीएनए और बॉटल के ढक्कन से मिला डीएनए एग्जैक्टली मैच हो रहा है। माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है। सी द रेशो। इसका मतलब लड़की से रेप और मर्डर एक आदमी ने ही किया है। लेकिन वो कौन हो सकता है? आप ऐसा करो, पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं आप उन सबके डीएनए सैंपल लो और जांच करो कि हमारे पास जो डीएनए सैंपल हैं उनसे वो कहीं मैच करते हैं नहीं।
पुलिस ने जिन आरोपियों को बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, जांचकर्ताओं ने उन सभी के डीएनए सैंपल लिए। जांच में यह पाया गया कि किसी भी शख्स का डीएनए सीन ऑफ क्राइम पर मिले डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की जानी थी। सीन ऑफ क्राइम से मिले फुटप्रिंट से यह पता करने की कोशिश की गई कि मौके पर कितने लोग थे, उनका मूवमेंट क्या था। उस डिजिटल फुटप्रिंट को गिरफ्तार किए गए आरोपियों के डेटा से मैच किया गया। सर, ये सीन ऑफ क्राइम का डिजिटल फुटप्रिंट है, लेकिन खास बात ये है कि जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये उससे मैच ही नहीं कर रहा। देखो, सीन ऑफ क्राइम से मिला हुआ हर डेटा प्रिंट हमारे लिए मददगार साबित होगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा। सीन ऑफ क्राइम से डिजिटल फुटप्रिंट और डीएनए से दो बातें साफ हुई। एक कि इस पूरी वारदात को सिर्फ एक शख्स ने अकेले अंजाम दिया, और दूसरी कि जो आरोपी पकड़े गए थे वो सारे निर्दोष थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दोषी कौन था। वो जो गुटखे का पाउच मिला था, आप उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कीजिए। जांचकर्ताओं को सीन ऑफ क्राइम से गुटखे का खाली पाउच मिला था। पाउच पर गुटखे का ब्रांड छपा था। गुटखे का पाउच मिला था, जो आपका जो जहाँ पे क्राइम हुआ, जो गुड़िया का मर्डर हुआ और असॉल्ट, शी वाज असॉल्टेड, तो वहाँ पे जो गुटखे का पाउच मिला, तो वो पाउच भी एक, हालांकि देखने में लगता है कि बहुत छोटा सा एविडेंस है, ये क्या मदद करेगा, और बहुत हज़ारों लोग हैं दुनिया में जो ये पाउच खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लेकिन क्योंकि उस जगह की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा लोकेलिटी नहीं है, 1000-1500 की वहाँ जनसंख्या है, तो ये पता लगाना उससे कि क्या ये गुटखा यहाँ बिकता है या इसी एरिया में ये लोकल जो सेलर हैं वो बेचते हैं, और क्या कितने ऐसे लोग हैं जो ये गुटखा ज़्यादा खाते हैं। जांचकर्ताओं ने ये पता करना शुरू किया कि उस खास ब्रांड के गुटखे इलाके के किन दुकानों पर मिलते हैं, और वो कौन है जो अक्सर वही खास गुटखा खरीदने दुकान पर आता है। सिर्फ गुटखा बेचने वाले दुकानदार ही नहीं, जांचकर्ताओं ने इलाके में रहने वाले कई दूसरे लोगों से पूछताछ की, लेकिन इससे कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। आगे की जांच के लिए जांचकर्ताओं ने अब जियो मैपिंग तकनीक की मदद लेने का फैसला किया। जियो मैपिंग में जांचकर्ता बल्क डेटा का एनालिसिस करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीन ऑफ क्राइम पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे और उनके आने और जाने के संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं। सर, सीन ऑफ क्राइम का डिजिटल फुटप्रिंट, फाइनली ये वाला सस्पेक्ट काफ़ी दूर है और ये वाला सस्पेक्ट भी काफ़ी दूर है। जियो मैपिंग के बाद इलाके के 200 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार की गई। देखिए, हमने 200 लोगों के डीएनए टेस्ट और 2000 लोगों से पूछताछ की, लेकिन अचीव तो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ सर, हमें अभी तक ऐसा कोई। जांचकर्ताओं ने सभी लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का फैसला किया ताकि ये पता किया जा सके कि क्या इनमें से कोई सैंपल सीन ऑफ क्राइम से मिले डीएनए से मैच करता है। देखिए, हमारे पास अब सिर्फ एक मजबूत एविडेंस है, और वो है क्राइम सीन पर मिला हुआ शख्स का डीएनए। हम इसके ज़रिए कुछ पता लगा सकते हैं। हमें अब एडवांस डीएनए स्ट्रक्चरिंग की मदद लेनी पड़ेगी। हमने जिन सस्पेक्ट लोगों की लिस्ट बनाई थी, उनके फैमिली मेंबर्स के डीएनए सैंपल लेने पड़ेंगे। वो उनका पिता, भाई या बेटा भी हो सकता है। इसके बगैर जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल है। जो एविडेंस हमें इस तरह के मिले हैं, दैट इज़ ब्लड एंड द सलाइवा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, सस्पेक्ट के या जो अक्यूज्ड है, अगर वो हमको क्राइम सीन पे नहीं मिला, वी गो बैक टू द मेन बेसिक रूल ऑफ डीएनए विच इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स आपका जो परसेंटेज ऑफ डीएनए होगा वो कहीं ना कहीं वो आता है आपके 50% फ्रॉम द मदर एंड 50% फ्रॉम द फादर। तो वो जो एविडेंस होता है जो आप में मिलता है एज एन इंडिविजुअल जो मिलता है, वो आपके पेरेंट्स में भी वो एविडेंसेस होंगे। जांचकर्ताओं के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्होंने अब उन तमाम लोगों का पता करना शुरू किया जो इलाके में लिस्ट में शामिल लोगों के परिवार के सदस्य हैं, और इस बार उन तमाम लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए। ये डीएनए स्ट्रक्चर सीन ऑफ क्राइम से मिले डीएनए सैंपल से मैच कर रहा है। ओके, ये है कौन? सर, ये अभी तो पता नहीं लगा, लेकिन हम जो आसपास की जो फैमिलीज थी उनके डीएनए सैंपल लिए थे, एक बार उनको चेक करते हैं, फिर हम बताते हैं। श्योर। यस सर।
सर ये इस फैमिली के सैंपल्स हैं। ऐसा करो, इस फैमिली के बाकी मेंबर्स के भी डीएनए सैंपल चेक करो। अब हमें इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना है। ओके? जांचकर्ताओं ने उस परिवार की पहचान कर ली जिसके डीएनए स्ट्रक्चर सीन ऑफ क्राइम से मैच कर रहे थे। आप? कुछ पूछना है? जी। आपके घर में कौन कौन है? पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं। और कौन है? बेटा है। कहाँ है वो? वो कहीं गया है, कई दिनों से घर वापस नहीं आया। कब से नहीं आया? ये कोई 4 जुलाई के आसपास। उसका कोई फोटो या मोबाइल नंबर? नहीं सर, उसका कोई फ़ोटो नहीं है सर, और मोबाइल वो रखता नहीं है। आप लोग इन लोगों के स्वैप ले लीजिए। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों का भी डीएनए सैंपल लिया। लैब में इनकी जांच हुई। सभी सदस्यों के डीएनए सीन ऑफ क्राइम से मिले डीएनए स्ट्रक्चर से मैच कर रहे थे। अब यह पता किया जाना था कि इस परिवार का कौन सा सदस्य अपराध में शामिल था। जांचकर्ताओं को जिस युवक की तलाश थी वो घर से गायब था। दिक्कत ये थी कि घर वालों के पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। जांचकर्ताओं ने अब युवक के घर वालों से उसके हुलिये और कद काठी का पता लगाया। इसके आधार पर एक बिल्ड स्केच तैयार किया गया। स्केच में जिस शख्स का चेहरा दिख रहा था, जांचकर्ता उसकी तलाश में लगातार लगे रहे। इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी गई। मेहनत रंग लाई। एक रोज ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं को अब असली सस्पेक्ट मिल चुका था। जांच में इस शख्स के डीएनए और फिंगरप्रिंट मैच कर गए जो सीन ऑफ क्राइम से मिले थे। फॉरेंसिक जांच में जो कहानी सामने आई उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। मामला कोर्ट में गया। अदालत ने इस केस के इकलौते आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फोरेंसिक साइंस पर शो दिखाने का हमारा मकसद आपको जागरूक करना, आपको अलर्ट करना है, ताकि आप क्राइम और क्रिमिनल के हर पहलू को समझ पाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।